हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर इश्तियाक, एडमिन ऑफ द फेसबुक ग्रुप इंग्लिश लिटरेचर एंड फेसबुक पेज इंग्लिश लर्न। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। इस वीडियो में हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड के फीचर्स को भी देखेंगे और थिएटर ऑफ एब्सर्ड की थीम्स को भी देखेंगे। सो लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है इसकी शुरुआत फ्रांस से होती है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। अब सेकेंड वर्ल्ड वार का जो ड्यूरेशन है वो 1939 टू 1945 है। और ये जो गाइस टर्म है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, तो ये मार्टिन इजलीन ने कॉइन की थी और जिस बुक में इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था उसका नेम दी थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, जो कि 1961 में पब्लिश की गई थी। अब फ्रेंड्स, ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है तो ये ड्रामा की एक फॉर्म है। एब्सर्डिज्म एक थ्योरी थी जिसमें थ्योरिस्ट ये कहते थे कि ये जो लाइफ है ना ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, ये यूनिवर्स बिल्कुल मीनिंगलेस, पर्पसलेस और बेसलेस है और इसमें इंसान जो कुछ भी करता है वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। यानी कि फ्रेंड्स, ज़िंदगी के कुछ भी मीनिंग्स नहीं हैं और एक इंसान इस दुनिया में रहते हुए जो कुछ भी करेगा तो वो मीनिंगलेस है। तो अब जो इस थ्योरी के मानने वाले थे उन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड को शुरू किया था और ऐसे ड्रामाज लिखकर पब्लिश किए थे कि जिसमें ये दिखाया गया था कि ये जो ज़िंदगी होती है ये बिल्कुल मीनिंगलेस होती है। अब फ्रेंड्स, ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में प्ले राइट्स होते थे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो ये अपने ड्रामाज ऐसे लिखते थे यानी कि जिसमें जो उस दौर की कंडीशंस थी यानी कि वार वगैरह हो रही थी, तो उन्होंने ये दिखाया था कि ज़िंदगी अब बिल्कुल मीनिंगलेस बन चुकी है और हर तरफ तबाही और बर्बादी है। तो फ्रेंड्स, ये जो अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ये 1960s और 1970s में अपनी पीक पर होता है और ये सिर्फ फ्रांस में यानी कि ये ड्रामा की जो फॉर्म है वो पॉपुलर नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया के जो प्ले राइट्स होते हैं ना वो इस थीम पर अपने ड्रामाज लिखना शुरू कर देते हैं और ये थीम एब्सर्डिज्म होती है। यानी कि वो अपने ड्रामाज में लाइफ की एब्सर्डिटी को शो करवाते हैं। अगर फ्रेंड्स हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड के प्ले राइट्स की बात करें तो इनमें सैमुअल बेकेट, हैरोल्ड पिंटर, एल्बर्ट कैम्यू और मार्टिन इजलीन शामिल हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो सैमुअल बेकेट हैं इनका एक बहुत ही ज़्यादा नोटेबल वर्क है वेटिंग फॉर गोडो, जिसमें इन्होंने एब्सर्डिज्म की थीम को दिखाया है और एग्जिस्टेंशलिज्म की थीम को। फ्रेंड्स, हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड के फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड का फर्स्ट फीचर है वो है एंटी कैरेक्टर। यानी कि फ्रेंड्स, इन ड्रामाज में यूँ होता है जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की फॉर्म में लिखे जाते हैं कि इनमें यानी कि करैक्टर तो होते हैं लेकिन उनका कोई पर्पस नहीं होता उनकी एग्जिस्टेंस का। करैक्टर्स के जो बिहेवियर होते हैं और उनकी जो नेचर होती है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है। अब इसमें जो करैक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल ही जो बात करते हैं ना वो मीनिंगलेस होती है और उनके जो तमाम एक्शंस वो ड्रामा में परफॉर्म करते हैं वो मीनिंगलेस और पर्पसलेस होते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम सैमुअल बेकेट के ड्रामा वेटिंग फॉर गोडो को देखें तो उसमें जो दो करैक्टर्स होते हैं व्लादिमीर एंड एस्ट्रैगन, तो उनका मकसद जो है वो सिर्फ इंतज़ार करना है गोडो का, इसके अलावा उनका कोई ज़िंदगी का मकसद ही नहीं है। और ये जो दो करैक्टर्स होते हैं ये जो आपस में बातें करते हैं तो वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस होती हैं। जिन सेंटेंसेस को ये बोलते हैं डायलॉग के तौर पर तो उनकी भी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती और वो डिसऑर्डर्ड होते हैं। फ्रेंड्स, जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड का सेकंड फीचर है वो है एंटी लैंग्वेज। अभी के जैसे मैंने आपको बताया कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड में जो करैक्टर्स होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं होता और वो जो लैंग्वेज आपस में बोलते हैं उनके सेंटेंसेस डिसऑर्डर्ड होते हैं। होता कुछ यूँ है इन ड्रामाज में, अगर एक करैक्टर दूसरे करैक्टर से कुछ कहता है या बोलता है ना तो जो सुनने वाला होता है करैक्टर तो वो पहले करैक्टर की बात का जवाब ऐसा देता है जो बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट होता है और उसने वो पूछा भी नहीं होता उससे, लेकिन वो जवाब में अजीब चीज़ें ही उसको सुनाता है।
अब फ्रेंड जो थर्ड फीचर है थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, तो वो एंटी प्लॉट है। होता कुछ यूँ है कि ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के ड्रामाज होते हैं इनका कोई प्लॉट ही नहीं होता है। इनमें जो स्टोरी होती है उसका जो प्लॉट होता है वो बिल्कुल ही फ्रैक्चर्ड और स्कैटर्ड होता है, और उसमें कोई लॉजिक भी नहीं होती, बल्कि बिल्कुल ही इलॉजिकल प्लॉट होता है। और बाज़ दफ़ा तो इसमें ऐसा होता है कि कुछ भी इसकी एंडिंग नहीं निकलती। अब जैसे एक प्ले है वेटिंग फॉर गोडो सैमुअल बेकेट का, तो इसमें जो प्लॉट है वो बिल्कुल ही इलॉजिकल है, जिसमें दो ट्रैम्प्स होते हैं तो वो बस वेटिंग कर रहे होते हैं गोडो का, और वो एंड तक नहीं आता और कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता। अब फ्रेंड्स हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड की थीम्स को देख लेते हैं। इसकी जो फर्स्ट थीम है वो है द मीनिंगलेसनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। फ्रेंड्स ये जो थीम है ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड की मोस्ट प्रोमिनेंट थीम है। अगर हम वेटिंग फॉर गोडो प्ले को देखें तो इसमें जो दो ट्रैम्प्स होते हैं तो उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ गोडो का इंतज़ार करते रहते हैं और वो गोडो कभी नहीं आता। फ्रेंड जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की सेकंड थीम है वो है दी आइसोलेशन एमंग दी पीपल। फ्रेंड ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के ड्रामाज हैं इनमें ये दिखाया जाता है कि लोग ना एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, यानी कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा जो आदमी है वो किस हाल में है, किस कंडीशन में है। हर किसी को यानी कि अपने आप से गर्ज है बस। यानी कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड ने जो सोसाइटी को डिस्क्राइब किया है उसमें ये होता है कि जो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप है वो मटेरियल और मनी से मेजर्ड की जाती है। यानी कि अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे वगैरह नहीं हैं, तो सोसाइटी में आप बिल्कुल ही लोनली फील करेंगे और कोई आपकी मदद को नहीं आएगा। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड गुड बाय।